हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज फिर से फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है और ऑनेस्टली ये वो स्टेज है जहां ऑफिशियली क्लब फुटबॉल का सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन स्टोरीज बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। अब पूरा फोकस स्लोली वर्ल्ड कप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ट्रांसफर मार्केट फिर से हीटअप हो रही है और बार्सिलोना के अराउंड एक ऐसा एटमोसफेयर बिल्ड हो रहा है जहां हर एक हेडलाइन नेक्स्ट सीजन के फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। आज हम स्पेनिश वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात करेंगे, एक ऐसे कोड को डिस्कस करेंगे जो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा अनईजी फील कराता है, और फिर ट्रांसफर मार्केट के दो मेजर नेम्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जाओ पेड्रो और जूलियन एल्वारेज। सबसे पहले ला लीगा से एक जेन्युइनली पॉजिटिव अपडेट आया है। जिरोना और मोलोर्का की रेलीगेशन के बाद प्रमोशन साइड भी क्लियर हो गई है। रेसिंग संटेंडर टॉप डिवीजन में ऑफिशियली वापस आ गई है। ऐसे हिस्टोरिक क्लब का वापस आना लीग को और ज़्यादा अलाइव बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक टीम नहीं होती जो प्रमोट होती है। इसके साथ एक सिटी वापस आती है, एक फैन बेस वापस आता है और एक आइडेंटिटी वापस आती है। रेसिंग ने बहुत लंबा वेट किया है इस मूवमेंट के लिए, और जो लोग उनकी हिस्ट्री को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि ये जर्नी ईजी नहीं थी। बारसा ने सीजन के दौरान उनके अगेंस्ट खेला भी था और अवे एटमॉस्फेयर सिंपल बिल्कुल नहीं था। इसलिए ये क्लियर है कि नेक्स्ट सीजन ला लीगा और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और इमोशनल फील होने वाली है। और ऑनेस्टली डिपोर्टिवो ला कोरोना के रिटर्न तो और भी ज़्यादा इमोशनल लगती है। ये एक ऐसा क्लब है जिसकी हिस्ट्री को कभी कभी मॉडर्न फुटबॉल डिस्कशन में अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि डिपोर्टिवो सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक नेम नहीं है। ये स्पेन का फॉर्मर चैंपियन क्लब है। उन्होंने ला लीगा जीती है, चैंपियंस लीग में आइकॉनिक नाइट्स क्रिएट की है और यूरोप की बिगेस्ट टीम्स को चैलेंज किया है। अब 8 ईयर्स की स्ट्रगल के बाद उनका वापस आना फुटबॉल के सबसे ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स में से एक लगता है, क्योंकि फुटबॉल सिर्फ ट्रॉफीज का गेम नहीं होता, फुटबॉल रेजिलियंस का गेम भी होता है। कभी कभी बिगेस्ट अचीवमेंट कमबैक होता है। और ऑनेस्टली नेक्स्ट सीजन जब बार्सिलोना उनके स्टेडियम्स में ट्रैवल करेगी और उन फैन बेसिस का एटमॉस्फेयर फील करेगी, तो वो ओल्ड स्कूल ला लीगा वाइब्स फिर से वापस आ सकती है। लेकिन अब अगर करंट हेडलाइंस की तरफ शिफ्ट करें तो सबसे मैसिव स्टोरी ऑब्वियसली स्पेन की वर्ल्ड कप स्क्वाड है। और इस स्क्वाड को देखकर एक चीज़ इंस्टेंटली नोटिसेबल लगती है, बार्सिलोना का इन्फ्लुएंस। जोआन गार्सिया, पाउ कुबार्सी, एरिक गार्सिया, पेड्री, डैनी ओल्मो, लमीन यमाल, फेरान तोरेस और फिर गावी। ये लिस्ट सिर्फ इंप्रेसिव नहीं लगती, ये सिंबॉलिक लगती है। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि रियल मैड्रिड का एक भी स्पेनिश प्लेयर स्क्वाड में नहीं है। वो अपने आप में एक ह्यूज स्टेटमेंट है। वर्ल्ड कप लेवल पर जब आप देखो कि स्पेन की आइडेंटिटी बार्सिलोना के अराउंड कितनी हैवीली बिल्ड हो रही है, तो ये क्लब की करंट जनरेशन की स्ट्रेंथ को दिखाता है। पोजीशन फुटबॉल, टेक्निकल कंट्रोल, यंग टैलेंट, मिडफील्ड डोमिनेंस, स्पेन का कोर फिर से बार्सिलोना डीएनए की तरफ शिफ्ट होता हुआ फील हो रहा है। और इस लिस्ट में अगर कोई नाम सबसे इमोशनल फील होता है तो वो गावी का है। ऑनेस्टली उसका सिलेक्शन सिर्फ एक स्क्वाड कॉल अप नहीं लगता, वो एक कमबैक स्टोरी लगती है। गावी ने जो इंजरी सेटबैक फेस किया, जो लॉन्ग रिकवरी प्रोसेस उसने एंड्योर किया और जिस मेंटेलिटी के साथ वो हर बार फाइट करता हुआ वापस आया, उससे उसको एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट मिलती है। बहुत प्लेयर्स टैलेंट से स्पेशल बनते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स मेंटेलिटी से अनफॉरगेटेबल बन जाते हैं। गावी उस कैटेगरी में फॉल करता है, और जब उसने अपना रिएक्शन दिया वो प्योर फुटबॉल इमोशन की तरह फील हो रहा था। क्योंकि वर्ल्ड कप सिलेक्शन प्लेयर्स के लिए सिर्फ टूर्नामेंट नहीं होता, वो वैलिडेशन होता है। वो फीलिंग होती है कि यू स्टिल बिलोंग एट द हाईएस्ट लेवल। और ऑनेस्टली स्पेन के लिए भी और बारसा फैंस के लिए भी गावी का वापस आना बहुत स्पेशल मूवमेंट है। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के बीच एक कंसर्न भी एग्जिस्ट करता है, और वो कंसर्न है लुइस दे ला फुएंटे का अप्रोच टूवर्ड लमीन यमाल। मुझे ऑनेस्टली उसकी वाइब इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती, स्पेशली बारसा फैंस के पर्सपेक्टिव से। स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद उसने जो कमेंट्स दिए उनमें एक एग्रेसिव अर्जेंसी फील हुई। उसका ये कहना कि अगर रिस्क लेना पड़ा तो लेंगे और सब प्लेयर्स फर्स्ट या सेकंड गेम तक अवेलेबल हो जाएंगे, ये लाइन डेंजरस हो सकती है, स्पेशली जब हम लमीन यमाल जैसे यंग प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि लमीन एक नॉर्मल यंगस्टर नहीं है, वो स्पेन और बार्सिलोना दोनों के फ्यूचर का सेंटर पीस लगता है। और ऐसे प्लेयर्स के केस में शॉर्ट टर्म थिंकिंग डेंजरस हो सकती है। वर्ल्ड कप का प्रेशर ऑब्वियसली मैसी होता है, कोचेस रिजल्ट चाहते हैं, फेडरेशन प्रेशर क्रिएट करती है और फैंस इंस्टेंटली सक्सेस एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए, प्लेयर्स का लॉन्ग टर्म फ्यूचर। लमीन का करियर अभी स्टार्ट हुआ है, उसके पास अगले 10 to 15 ईयर्स में काउंटलेस टूर्नामेंट्स होंगे, काउंटलेस बिग नाइट्स होंगी। इसलिए अभी अननेसेसरी रिस्क लेना स्मार्ट मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर प्लेयर 100% रेडी नहीं है तो उसे फोर्स करना सिर्फ इररेस्पॉन्सिबल लगेगा। कोच का काम सिर्फ मैचेस जिताना नहीं होता, कभी कभी कोच की बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर को प्रोटेक्ट करना भी होता है। और स्पेन फेडरेशन को समझना होगा कि एग्रेसिव टाइमलाइन और स्मार्ट टाइमलाइन में सेम
सेम चीज़ नहीं होती। अब नेचुरली जब फ्यूचर की बात हो रही है तो ट्रांसफर मार्केट डिस्कशन भी ज़रूरी हो जाता है। जाओ पेड्रो को लेकर बार्सिलोना का इंटरेस्ट अब रूमर स्टेज से आगे जा चुका है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि डेको ने ऑलरेडी प्लेयर रिप्रेजेंटेटिव से कॉन्टैक्ट किया है, यानी इंटरनली क्लब सीरियसली इवेल्युएट कर रहा है कि क्या वो फ्यूचर अटैकिंग प्रोडक्ट का पार्ट बन सकता है। लेकिन इशू ये है कि चेल्सी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग लग रही है। अभी तक डायरेक्ट क्लब टू क्लब नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुई है और चेल्सी का मैसेज काफ़ी क्लियर है, वो प्लेयर को सेल करने की मूड में नहीं है। और चेल्सी का ये स्टांस समझना भी डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज क्लब ऑलरेडी एक अनस्टेबल ट्रांजिशन फेज से गुजरा है। स्क्वाड बैलेंस का इशू है, एफएफपी प्रेशर एग्जिस्ट करता है और चैंपियंस लीग अब्सेंस उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्पैक्ट करेगी। लेकिन इन सब के बीच भी लगता है अगर चेल्सी कोई मेजर सेल करेगी तो वो शायद एंजो फर्नांडिस होगा, नॉट जाओ पेड्रो। एंजो के अराउंड एग्जिट स्पेकुलेशन काफ़ी टाइम से चल रही है और फाइनल गेम के बाद उसका बॉडी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट गुड बाय टाइप फील हो रहा था। इसलिए बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। अगर चेल्सी अपने प्लेयर ऑफ द सीजन प्रोफाइल को भी प्रोटेक्ट करना चाहती है तो पेड्रो डील नेचुरली और डिफिकल्ट हो जाती है और यही वजह है कि बार्सा को पेशेंस और टाइमिंग दोनों परफेक्टली मैनेज करने होंगे। इसी ट्रांसफर कन्वर्सेशन के बीच जूलियन एल्वारेस का नाम फिर से मर्ज होने लगा है और मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। एटलेटिको मैड्रिड का सीजन बहुत इनकंसिस्टेंट रहा है। विलारियल के अगेंस्ट 5-1 ह्यूमिलेशन ने उनकी वीकनेस को ब्रूटली एक्सपोज कर दिया। टीम इमोशनली रिएक्टिव लगती है, कभी ब्रिलियंट कभी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड, और जब एटलेटिको अनस्टेबल परफॉर्म करती है तो नेचुरली क्वेश्चंस क्लब डायरेक्शन तक पहुंच जाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जूलियन एल्वारेस सिचुएशन इंटरेस्टिंग बन जाती है। सिमियोनी का रोल यहाँ सेंट्रल फील होता है क्योंकि जूलियन के फ्यूचर के रिगार्डिंग उसने जो वर्ड्स यूज़ किए उसमें सर्टेनिटी कम और डिस्टेंस ज़्यादा फील हुआ। जब कोच ओपनली ये बोले ये क्वेश्चन प्लेयर से पूछना चाहिए और प्रोबेबली वो ऑलरेडी जानता है उसे क्या चाहिए, तो वो लाइन बहुत रिवीलिंग लग सकती है। फुटबॉल में मैनेजर्स यूजुअली अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को पब्लिकली सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब टोन स्लाइटली डिटैच फील हो तो उसका मतलब होता है कि इंटरनली कुछ फुल्ली सेटल्ड नहीं है। हो सकता है जूलियन ऑलरेडी मेंटली ऑप्शंस इवेल्युएट कर रहा हो। एटलेटिको का एनवायरनमेंट ऐसा ही होता है, या तो प्लेयर फुल्ली कमिटेड होता है या फ्रस्ट्रेशन स्लोली बिल्ड होने लगती है, और जूलियन एल्वारेस का केस सेकंड कैटेगरी की तरफ मूव करता हुआ फील हो सकता है। फैब्रिज़ो रोमानो की रिपोर्ट्स भी इसी डायरेक्शन में सिग्नल दे रही है कि रिन्यूअल अनलाइकली लग रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट 2030 तक है, इसलिए इमीडिएट रिन्यूअल अर्जेंसी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मॉडर्न फुटबॉल में नैरेटिव कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर प्लेयर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है या फ्यूचर ऑप्शंस ओपन रखना चाहता है तो मीडिया मैसेजिंग स्लोली स्टार्ट हो जाती है, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एल्वारेस बार्सा के रेस्पॉन्स का वेट कर रहा होगा। प्रॉब्लम ये है कि बार्सा को पहले अपने फाइनेंशियल रूल क्लियर करने होंगे। जूलियन एल्वारेस आई वांट टू लीव तब तक नहीं बोलेगा जब तक बार्सिलोना साइड से रियल प्रूफ ना मिले कि डील पॉसिबल है। बार्सा ने पहले कैश प्लस प्लेयर स्ट्रक्चर पर काम करने की कोशिश की थी जहां फेरान टोरेस डील का पार्ट बन सकता था। ऑन पेपर ये आइडिया स्मार्ट लगता था क्योंकि सिमियोनी रिपोर्टेडली फेरान को अप्रिशिएट करता है और ट्रांसफर फी भी रिड्यूस हो सकती थी। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि फेरान लीव नहीं करना चाहता और ऑनेस्टली उसका एक डिसीजन पूरे मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि जब प्लेयर स्वैप रिमूव हो जाए तो पूरा बर्डन डायरेक्ट ट्रांसफर फी पर आ जाता है। और अगर एटलेटिको जेन्युइनली 150 मिलियन यूरोस डिमांड कर रही है तो फिर सिचुएशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फील होने लगती है। मेरे हिसाब से भी ये नंबर बार्सा के करंट कॉन्टेक्स्ट में रियलिस्टिक नहीं लगता, सिर्फ इसलिए कि क्लब फाइनेंशियली इंप्रूव कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि एक ही प्लेयर पर एंटायर बजट को डिपेंड बना दिया जाए। 150 मिलियन यूरोस के अंदर आप मल्टीपल पोजीशन स्ट्रेंथन कर सकते हो, आप स्ट्राइकर भी ला सकते हो, विंगर भी, और स्क्वाड डेप्थ भी इंप्रूव कर सकते हो। एक सिंगल प्लेयर पर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट तभी जस्टिफाई होता है जब वो एब्सोल्युटली जनरेशन प्रोफाइल हो। जूलियन एल्वारेस इलाइट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी वर्क रेट, प्रेसिंग मूवमेंट और फिनिशिंग टॉप लेवल की है, लेकिन करंट फाइनेंशियल रियलिटी में ये फी बहुत ज़्यादा हैवी लगती है। फ्यूचर में प्रेशर बिल्ड हुआ, प्लेयर डिज़ायर स्ट्रांग हुआ तो फी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन बार्सा और एटलेटिक के रिलेशंस ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, इसलिए ये नेगोशिएशन कभी सिंपल नहीं होने वाली। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग क्वेश्चन आता है। बार्सिलोना को स्ट्राइकर चाहिए, बार्सिलोना को गोल्स चाहिए, बार्सिलोना को चैंपियंस लीग लेवल का रिलाइविंग फिनिशिंग प्रोफाइल चाहिए, लेकिन रूट कौन सा सेंसेबल है? जाओ पेड्रो जैसा यंगर प्रोफाइल जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का पार्ट बन सकता है, या जूलियन एल्वारेस जैसा एस्टेब्लिश्ड इलाइट नेम जो इमीडिएटली लेवल रेस कर सकता है बट फाइनेंशियल
पोटेंशियली ऑलमोस्ट एक्सप्लोसिव डील हो सकती है। ये सिर्फ ट्रांसफर डिसीजन नहीं होगा, ये बार्सिलोना के नेक्स्ट 3-5 ईयर्स का स्पोर्टिंग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि जिस स्ट्राइकर प्रोफाइल को क्लब चूज करेगा वही डिसाइड करेगा कि टीम की अटैकिंग आइडेंटिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। गाइस, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपके अकॉर्डिंग बारसा को कौन सा रूट चूज करना चाहिए, जाओ पेड्रो, जूलियन एल्वारेस या कोई कंप्लीटली डिफरेंट नंबर 9। और लामिन यामाल के केस में क्या दे ला फ्युएंटे को रिस्क लेना चाहिए या पेशेंस दिखानी चाहिए? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज, विस्का एल बारसा।